वाले माइनस के लिए नहीं है ये कोई भी इंटीजर है वो माइनस या प्लस है उसके लिए है। ओके, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोट, डिवीजन और अपना मॉड्यूलस, उसके बाद आता है प्लस और माइनस। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन में प्लस और माइनस दोनों दे रखा है, तो हम चलते हैं लेफ्ट से लेकर राइट तक। ठीक है, मतलब हम स्टार्ट जैसे पढ़ेंगे लेफ्ट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, दोनों एक ऐसे दे रखे हैं। ठीक है, जैसे ये है तो 3 - 2 + 1 के लिए हम पहले लेफ्ट से लेके राइट पढ़ेंगे। ओके, और जैसे ये बूलियन एक्सप्रेशन से हमारे मतलब जो हमने ग्रेटर देन और स्मॉल देन जो हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे पहले उसी के लिए। और फ्लोट की वैल्यूज हैं जस्ट एकदम प्रिसाइज नहीं होता है, लेकिन मतलब छोटे वैल्यूज में प्रिसाइज होता है, एकदम एकदम बड़े ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में प्रिसाइज नहीं होता इतना लंबे के लिए। ओके, और ये एंड नॉट वाला वही हमने पढ़ा था, बस इसको थोड़ा बड़ा कंबाइन है, ऐसे छोटे छोटे एंड और नॉट बीच में लगे हुए हैं, तो उसमें एंड और नॉट की भी प्रेसिडेंस है कि पहले नॉट को हम पढ़ेंगे फिर एंड को फिर और को। ओके, फिर कल हमने एरर्स के बारे में पढ़ा था कि सिंटैक्स एरर है, इसका मतलब हमारे जो जनरल सिंटैक्स है उसमें कुछ भी हमने ऐसे एरर करा है, ऐसे यहाँ पे हमने स्ट्रिंग नहीं लगाया तो वो एरर के लिए बोल रहा है कि एंड ऑफ लाइन में स्ट्रिंग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, डीबगिंग क्या होता है, कोड रन करा उसमें कुछ भी गलत हो गया तो वो कोड को दोबारा हम चेक करेंगे, उसमें कोई भी गलती होगी उसको सही करेंगे, उसको दोबारा रन करेंगे अपडेट करके, तो वो डीबगिंग कहलाती है जनरली। ओके, एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे 1/0 करेंगे तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सही नहीं जो कंप्यूटर नहीं इंटरप्रेट कर पाता, तो उसके लिए हम 0 डिवीजन एरर लगा देते हैं। ओके, और और सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट्स के लिए क्या होता है, डबल कोट और सिंगल कोट जनरली सिंगल कोट कैर के लिए होता है, लेकिन एक कैरेक्टर के लिए सिर्फ। लेकिन पाइथन में मुझे ऐसा नॉर्मल स्ट्रिंग के लिए, बड़ा सा स्ट्रिंग के लिए यूज कर सकते हैं, डबल कोट को भी ऐसे यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन ट्रिपल कोट जो है, ट्रिपल कोट्स होता है मल्टीपल लाइन्स के लिए लिखने के लिए। जैसे यहाँ पे सिंगल कोट को यूज करेंगे या डबल कोट को, तो वो सिर्फ एक लाइन में जितना लिखते हैं उसके लिए लिखा जाएगा। अगर हमें मल्टीपल लाइन्स के लिए लिखना है तो उसके लिए हम ट्रिपल कोट्स यूज करेंगे। ओके, बैकस्लैश एन यूज होता है नेक्स्ट लाइन में कन्वर्ट करने के लिए। लेंथ एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिससे हम किसी भी गिवन स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हैं, स्ट्रिंग की या फिर लिस्ट की, ऐसे अलग अलग चीज़ों की हम लेंथ निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन इससे याद रखना इंटीजर की लेंथ निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इंटीजर से नहीं, पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उसकी हम स्ट्रिंग से लेंथ निकाल सकते हैं। ओके, कॉन्केटिनेशन मतलब 2-3 स्ट्रिंग्स को मतलब एडिंग 2 और मोर स्ट्रिंग्स तो हम कॉन्केटिनेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन में हम एक ही स्ट्रिंग को बार बार रेप्लिकेट करते हैं, मतलब डुप्लीकेट कर देते हैं। ओके, और कंपैरिजन करते हैं, अब जैसे दोनों जब स्ट्रिंग्स हमारे एकदम सेम होंगे तब जाके ट्रू रिटर्न करेगा, अगर हल्का सा भी चेंज होगा, यानी स्पेस दे दिया हमने कहीं भी बीच में या फिर हमने कैपिटल या स्मॉल लगा दिया तो उसमें फॉल्स दे देगा। ओके, और एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं हमारे, ये बैकस्लैश एस्केप कैरेक्टर, ऐसे बैकस्लैश एन लगाते हैं, स्ट्रिंग के बीच में कुछ भी लिखेंगे वो सेम टू सेम ऐसी आउटपुट प्रिंट करेगा, लेकिन सिर्फ बैकस्लैश ऐसी कैरेक्टर है जिससे हम उसके बीच में डिफाइन कर सकते हैं। अगर नई लाइन में जाए तो बैकस्लैश एन लगा देंगे, या नया एक टैब का स्पेस क्रिएट करना है बैकस्लैश टी लगा देंगे। ऐसे ऐसे अगर कभी कभी हमें उसमें बैकस्लैश यूज करना होता है या फिर एक कोड यूज करना था उसके लिए हम बैकस्लैश लगाते हैं, एक टाइप का एस्केप कैरेक्टर है। ठीक है, और सब स्ट्रिंग्स जैसे हम चेक करते हैं फॉर इन, जैसे अगर मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 3 4, अब मैं उसमें चेक करना चाहूंगा कि वो गिवन इंटीजर प्रेजेंट है या नहीं है, तो मैं लिखूंगा कि इफ 5 इन एल एक लिस्ट है। ठीक है, उस लिस्ट में हमारे पास मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक कैरेक्टर्स है। अब हमने इफ 5 इन एल लिखा हमने, ठीक है, तो वो चेक करेगा क्या 5 है एल में। अब क्योंकि 1 से लेकर 9 तक हमारे डिजिट्स हैं लिस्ट में, तो वो हाँ है तो वो ट्रू कर देगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स प्रिंट कर देगा। अब ऐसी स्ट्रिंग के साथ है। ठीक है, स्ट्रिंग में यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे गुड ए इन बी है, ये चीज ट्रू है तो वो ट्रू प्रिंट कर देगा, बी इन ए नहीं क्योंकि वो पूरा पूरा वेरी गुड इस ए के अंदर नहीं है तो वो फॉल्स प्रिंट कर देगा। ओके, ऐसी इसका भी है सेम, जस्ट इन है। और स्ट्रिंग्स ऐसे इंडेक्सिंग होती है, जैसे कोई भी हमारा वर्ड है उसको हम ऐसे स्ट्रिंग, ऐसे हमने वर्ड स्ट्रिंग लिख दिया, ठीक है वर्ड, तो उसमें हम जो कंप्यूटर इंटरप्रेट करता है वो 0th इंडेक्स से इंटरप्रेट करता है। ओके, 0 फिर 1 फिर सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स। अब इसकी लेंथ 5 है लेकिन ये जाएगा 4th इंडेक्स तक क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स जो है वो 0th इंडेक्स है। ओके, ऐसे हम पीछे से जाएंगे तो ये माइनस से करेगा, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसे इसमें यूज करेंगे सिंगल इंडेक्स के लिए, जैसे हमें वर्ड का कोई बीच ओ चाहिए, ठीक है, तो हम वर्ड ऑफ 1 लिख देंगे तो हमारे पास ओ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हर इंडेक्स के लिए हम अगर उसको लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में तो वो उसकी वही वाली सेम पोजीशन को निकाल के हमें प्रिंट कर देगा। ओके, अब जैसे यहाँ पे 5 इसमें है नहीं क्योंकि 0 1 2 3 4 D4 तक आ रहा है, उसका कुछ है ही नहीं, तो वो क्या कर देगा इंडेक्स एरर की इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो रही है। ओके, -1 से आखिरी लेटर आ जाएगा, जैसे ये है देखो -1 -2 -3 -4 -5।
ओके, स्लाइसिंग करेंगे। स्लाइसिंग में बस एक चीज ध्यान रखनी होती है कि हम आखिरी डिजिट जो लिखते हैं वो आखिरी डिजिट एक ऐड करके लिखना है ताकि हम अपने सही रिजल्ट तक पहुंच पाए। जैसे अगर हम इसमें क्या लिखना है, रोल नंबर लिखना है जो कि 6 से है, यानी 0 1 2 3 4 5 और 6 7 8। अब देखो ये 6 से लेके 6 7 8 है जो रोल नंबर है, ठीक है। ईमेल सॉरी रोल नंबर क्या है, अच्छा ईमेल, ओके हाँ ठीक है। तो रोल नंबर हमें जो है वो 6 से लेके 8 तक है, लेकिन हमें एक ऐड करके लिखना है क्योंकि जब ये इंटरप्रेट करता है कंप्यूटर, इसको समझता है, ठीक है। तो कैसे समझता है, वो एक ऐड करता है, उसे मालूम है कि हमें एक माइनस करना है, ठीक है। तो हमेशा एक ऐड करके लिखेंगे जितना भी हमें डिजायर्ड नंबर चाहिए। जैसे हमारा डिजायर्ड नंबर हमारा 7 है तो हम ऐड करके 8 लिखेंगे। जैसे अभी डिजायर्ड नंबर 8 है, आखिरी वाला स्टार्टिंग का सेम टू सेम वैसे ही लिखेंगे, आखिरी वाला जो भी हमें नंबर चाहिए उसमें जस्ट एक ऐड करके लिख देंगे। ओके, ऐसे यहाँ पे ऐसे स्लाइसिंग है ये कि हम जो भी नंबर हम चाहिए उसे उतना उतना स्लाइस कर दिया और वो उस वेरिएबल में, ऐसे ब्रांच वेरिएबल, ईयर वेरिएबल, रोल नंबर वेरिएबल में सेव हो जाएगा, ठीक है। और इम्यूटेबिलिटी मतलब स्ट्रिंग के अंदर कोई कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते हैं। एक मतलब वेरिएबल को न्यू स्ट्रिंग हम दे सकते हैं लेकिन उसके अंदर का एक कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। इम्यूटेबिलिटी उसे कहते हैं। म्यूटेबल यानी वो अपडेट हो सकता है, इम्यूटेबल यानी वो अपडेट नहीं हो सकता है। ओके, ये उसी जगह पे इन प्लेस, ठीक है। वैसे लिस्ट है, लिस्ट के एलिमेंट्स हम म्यूटेबल होते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं उसके किसी भी नंबर को। ओके, मेथड्स हो गए जैसे सेंटेंस डॉट कैपिटलाइज, मतलब ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो सेंटेंस के जितनी भी चीजें हैं उसको कैपिटल करके सेंटेंस में रख देगा। ओके, इंटीजर को हम कैपिटल में नहीं कर सकते तो एरर दिखा देगा वो। ओके, ठीक है। नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट कैसा रहेगा, वैल्यू और उसका स्टेटमेंट लिखना है तो हम लिख सकते हैं इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स करके, ठीक है। मतलब पहले हम अपना स्ट्रिंग लिख देंगे, कॉमा लगा के जो भी हमें ऐसे वेरिएबल लिखना है तो वेरिएबल का नाम लिख देंगे। अब कंप्यूटर चेक करेगा क्या वो वेरिएबल प्रेजेंट है हमारे कोड में, उसकी कोई वैल्यू है उस वेरिएबल की। अगर वैल्यू होगी तो वो प्रिंट कर देगा, वरना एरर दिखा देगा कि एक्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि अभी डिफाइंड है तो ये वैल्यू दिखा रहा है 1 और 2। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा है, अपडेट करा, दोबारा असाइन कर दिया एक्स को हमने वैल्यू 2, तो अब वो वैल्यू अपडेट होकर 2 हो गई। ओके, अब यहाँ पे भी असाइन कर रहे हैं हम ऑपरेटर में, इतने सारे एक्सप्रेशन कर रहे हैं, वो ऐड कर रहा है, समझ रहा है एक्स में क्या होगा, उसके बाद वो प्रिंट कर दे रहा है। ओके, ये बात हमेशा याद रखना, जब भी हम डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर, दो नंबर्स को, तो वो आंसर फ्लोट में देगा। और फ्लोट और इंटीजर्स मैथ्स में सेम लग सकते हैं लेकिन कंप्यूटर इसको एकदम अलग अलग डेटा टाइप की तरह होते हैं, तो अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है। हम किसी भी फ्लोट वैल्यू से एक जैसे हमने अभी इंडेक्सिंग पढ़ी, तो हम किसी भी इंडेक्स को रीच नहीं कर सकते फ्लोट वैल्यू से, उसके लिए हमें इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंट में कन्वर्ट करेंगे जनरली बस हम इंट इंट लिखेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर वो नंबर लिख देंगे तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और ये जस्ट हम असाइन कर रहे हैं, 8 को एक्स की वैल्यू दे दी, एक्स को x + 10 दे दिया, मतलब अपडेट कर रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या, पहले पूछेगा x की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा, अच्छा 8 है तो 8 + 10 कर देगा और उसकी वैल्यू 18 सेव कर देगा। ओके, और रेफरेंसिंग वर्सेस डिफाइनिंग मतलब यही है कि देखो यहाँ पे प्रिंट x इंटू एक्स कर रहा है तो क्या जनरली कर रहा है, बस वो देख रहा है x की वैल्यू क्या है, अच्छा 2 वैल्यू 2 इंटू 2 कर रहा है। यहाँ पे हमने डिफाइन करा है, यहाँ पे से वो रेफर कर रहा है कि x की वैल्यू क्या है। ओके, और ये भी नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेशंस है। मल्टीपल असाइनमेंट एक साथ हम लिख सकते हैं, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 1,2, एक्स फर्स्ट वैल्यू, दूसरी उस साइड वाली फर्स्ट वैल्यू देखेगा, सेकंड वैल्यू उस साइड वाली सेकंड वैल्यू देखेगा, ऐसे करके हम कितने भी असाइन कर सकते हैं एक साथ। ओके, और ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स हैं ये, एक्स प्लस इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या हुआ, सेम यही हुआ, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। ओके, एक्स माइनस इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ओके, और रिलेटिंग वेरिएबल किसी वेरिएबल डिलीट करना है, del del एक डिफाइंड फंक्शन से, प्री डिफाइंड फंक्शन, मतलब बिल्ट इन फंक्शन भी कह सकते हैं उसे, वो डिलीट कर देगा। ओके, आया समझ में, कोई डाउट हो तो पूछो अभी, मतलब जैसे बेसिक था ये तो बस। नहीं, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है ना ये तो? हाँ हाँ। ओके, और हाँ तो हम कहाँ पे थे, मैं ये पूछ रहा था किसी ने कल क्वेश्चंस करे, कुछ डाउट आया या कोई क्वेश्चन रह गया था करने को जो हमने कल शायद छोड़ दिया था क्लास में, तो वो पूछो अब क्या क्वेश्चन था, क्योंकि आज भी ज़्यादा टाइम नहीं है, कल क्विज 2 है, आप लोग को उसका भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा, पाइथन का तो होता नहीं है, तो फटाफट कर लेते हैं, ठीक है किसी को कोई डाउट कल से रिलेटेड, या किसी ने मतलब मैं जैसे कल जो जो टॉपिक्स मैंने पढ़ा है वो टॉपिक्स किसी ने जाके रिवाइज करे या उसके बेसिस पे क्वेश्चन करे, ऐसे वीक 1 2 3 के क्वेश्चन करे, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा दिया मतलब वीक 1 के 2 के क्वेश्चन तो हो जाएंगे आराम आसान से, एकदम आसानी से। यस सर, कर लिए थे। कर लिए थे, बढ़िया बढ़िया। कोई दिक्कत हुई उसमें या नहीं हुई? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। GRPA 5 करवा दो सर।
हाँ GRP5 लाओ दो, क्या है GRP5 दिखाइए। पूरा क्वेश्चन भेजना, या तो अपनी स्क्रीन शेयर कर दो तो मैं समझ लूंगा क्वेश्चन, क्योंकि कल जो भेजा था क्वेश्चन वो आधा अधूरा सा लग रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ऐसे क्या लिखा हुआ है। ओके ओके, given a list of okay, given a list of strings, check if all strings follow the format where the same word is repeated exactly twice with a hyphen in between them. The word repeated should not be empty. Examples of current format is equals to fast, comma fast correct, go, comma go correct. Okay, और incorrect के क्या है? ठीक है. I was able to solve this for like one string, but I mean, in the test case, there were multiple strings in a list, and that wasn't coming. Like this one, this example, right? No, I'll one second. Just give the test case. I'll explain. सर ये वाला क्वेश्चन करवा दीजिए सर, कौन सा वाला? ये जो आपने अभी लिखा है इसको। नहीं, ये नहीं हुआ था कल। कल हमने दूसरा कहा था, रिवर्स वाला, वो मतलब फर्स्ट और लास्ट वाले को रिवर्स करा था, ये नहीं करा था। करवा दीजिए सर, ये बोल रहा हूँ मैं। अच्छा करवा दीजिए, सॉरी सॉरी सॉरी। This is the first test case. ठीक है, फास्ट में फर्स्ट। Like there are नहीं तो multiple strings. हाँ हाँ, क्या क्या इशू? अच्छा मल्टीपल्स है, बस ये इशू है। हाँ. ओके, अभी समझा था। तो मतलब इसका आंसर तभी ट्रू हम देखेंगे जब सारे सही होंगे, है ना? हाँ. ओके ठीक है, तो ऐसे एक सेकंड मैं लिख देता हूँ टेस्ट केस पहले। ओके, तो ऐसे मान लिया हमारे पास ये स्ट्रिंग है, इसमें हमारे पास मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं, मतलब मल्टीपल इसमें एलिमेंट्स हैं, और हमें से एलिमेंट को चेक करना है। मैं जनरली डिफाइन फंक्शन से भी कर सकते हैं, मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है? मतलब फंक्शन में डिफाइन अपने आप करना है कि मैं फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे, अच्छा है, भी ऐसे समझा देता हूँ। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें पहले ये चेक करेंगे, ऐसे एक एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट को चेक करेंगे क्या उसका फर्स्ट और लास्ट है या नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे? बीच में हाइफन है, उससे हम इसको स्प्लिट करेंगे। अब क्योंकि हमारे, जब मैंने पहले भी देखा था कि उसमें 3 एलिमेंट्स गिवन थे, जैसे फास्ट कॉमा फास्ट 3 बार गिवन था, ठीक है? तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम उसकी लेंथ चेक कर सकते हैं। अगर लेंथ 2 के बराबर है तब ये आगे प्रोसीड करेंगे, वरना हम फॉल्स प्रिंट कर देंगे, ठीक है? तो हम ऐसा लगाते हैं, फॉर आई इन स्ट्रिंग्स, ओके, फॉर आई स्ट्रिंग्स। देखो आई में स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर आ जाएगा, पहले फर्स्ट वाला एलिमेंट आएगा, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, ठीक है? अब हमें इसमें चेक करना है कि सेम है या नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले एल एक लिस्ट बना लेंगे, उसमें हम इसको स्प्लिट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, आई डॉट स्प्लिट हाइफन, ओके, ठीक है? अब इसमें क्या हो गया, हमारे एल में क्या स्टोर होगा? एल में स्टोर होगा ये जो हाइफन से हमने स्प्लिट कर दिया। तो अब एल एक लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो होगा फास्ट, सेकंड एलिमेंट भी फास्ट होगा। बस हमें इसको चेक करना है कि उसका फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट सेम है या नहीं है। ओके, तो अब क्योंकि हमने फॉर आई स्ट्रिंग्स लगाया, मतलब हर एक जने के लिए, हर एक मतलब एलिमेंट के लिए चलेगा। ओके, अब इसमें हमें लेंथ भी चेक करनी है। अब हम चेक कर रहे थे, इफ लेन ऑफ एल नॉट इक्वल टू ट्रू, नॉट इक्वल टू 2, ओके, तो देन प्रिंट फॉल्स। ओके, देखिए अगर हमारी लेंथ 2 के बराबर नहीं, क्योंकि एक एग्जांपल था उसमें 3 4 भी दिए हुए थे, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है? स्प्लिट करेगा तो सबको स्प्लिट करेगा, वो सिर्फ 2 को नहीं देखेगा, वो सबको स्प्लिट करेगा। तो अगर एल की लेंथ 2 नहीं है तो फॉल्स प्रिंट कर देंगे। ओके, अब हम लगाते हैं एलिफ। एलिफ जनरली मैं समझा देता हूँ एक बार, मतलब लोगों ने पढ़ा नहीं होगा कुछ लोगों ने। एलिफ क्या होता है, जैसे हम स्टेटमेंट लगाते हैं इफ एलिफ, फिर हम लगाते हैं एल्स। ओके, तो इफ का काम क्या होता है, इफ कंडीशन को चेक करता है, अगर कंडीशन सही है तो आगे प्रिंट कर देता है। अगर हम बार बार इफ लगाएंगे तो हमेशा उस कंडीशन को चेक करता रहेगा, चेक करता रहेगा, चेक करता रहेगा, जितने भी इफ लगाएंगे।
तो अब जैसे मान लो कि हमें ऐसे इसमें लगाना है, एक ऐसे कंडीशंस लगानी है कि हमें या तो ये वाली कंडीशन सही होनी चाहिए या ये वाली या फिर ये वाली, ठीक है। अगर हम बार बार इफ लगाएंगे तो सारी इफ कंडीशन को चेक करेगा, लेकिन अगर हम एलएफ लगा देंगे तो वो चेक करेगा कि कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो लूप से बाहर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम, वैसे मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे इफ लगा दिए ऐसे करके, ठीक है। मान लो आउटर लूप में इफ लगा देता हूँ मैं, एग्जांपल मानो ऐसे करके बहुत सारे इफ लगा दिए मैंने, नीचे तक इफ लगा दिए। तो पहले ये वाला इफ चेक करेगा, फिर ये वाला इफ चेक करेगा, ये वाला इफ चेक करेगा, ऐसे बहुत सारे इफ चेक करेगा। और हमें चाहिए सिर्फ एक इफ का काम हो जाए, उसके बाद डायरेक्ट वो लूप चेंज कर दे, ठीक है। तो बस उसके लिए हम लगाते हैं एलिफ, एक का काम खत्म हो जाए तो दूसरा अपने आप ही लूप से बाहर आ जाए। लूप से बाहर क्योंकि लूप में बहुत सारे एलिमेंट्स बचे हुए हैं तो लूप को दोबारा चलाएगा, ओके। तो हम लगाएंगे एलिफ। अब देखो, अगर लेंथ 2 के बराबर तो फॉल्स प्रिंट कर देगा। अगर फॉल्स, जैसे अब ये नहीं चलता है तो ये चलेगा, अगर ये नहीं चलेगा इसके आगे वाले अगर हम लिखेंगे तो वो चलेगा। कोई सा भी एक चलेगा, उसके बाद वो, जैसे अब कोई सा भी एक चल गया, जैसे मान लो कि लेंथ 2 बराबर नहीं है तो वो फॉल्स प्रिंट कर देगा और बाहर आ जाएगा लूप के, और फिर ये कर देगा, ओके। अब जैसे हम लगाते हैं एलिफ में, ठीक है। एलिफ से अब तो ये सेटिंग्स में जाके मैं, चलो बाद में हटा दूंगा, ठीक है। अब हमें क्या करना था, फर्स्ट ऑल इस चेक करना था एल के एलिमेंट्स, ठीक है। अगर ये नहीं है तो हम चेक करेंगे एलिफ एल ऑफ 0 डबल इक्वल टू एल ऑफ 1, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम कर देंगे प्रिंट ट्रू, ओके, ठीक है। एल्स प्रिंट फॉल्स, ओके, ठीक है। अब मैंने उसमें जनरली लिखा है कि ये सबके लिए प्रिंट करेगा, इसके लिए ट्रू और फॉल्स चेक करके देखते हैं पहले से। देखो ये सब सही है तो सबके लिए ट्रू 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 लिख रहा है, ठीक है। अब हमें लगाना था कि सब सही होने चाहिए, ठीक है। तो बस हम एक चीज़ कर सकते हैं इसमें, हम एक कंडीशन बना देते हैं, कंडीशन नाम का एक वेरिएबल बना दिया हमने, और उसमें हम सेव कर देते हैं ट्रू, ओके। बस यहाँ पे प्रिंट करने के बदले हम उस कंडीशन को फॉल्स बना देंगे। इसको हमने बना दिया कंडीशन इज इक्वल्स टू फॉल्स, ओके। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं बराबर है, अब क्योंकि हमने पहले ही कंडीशन में ट्रू दे दिए तो उसको नॉट इक्वल टू बना देते हैं, नॉट इक्वल टू, अरे भाई कहाँ कर दिया, ओके। नॉट इक्वल टू बना दें, नॉट इक्वल टू। अगर ये इसके बराबर नहीं तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स कर देंगे, कंडीशन इज इक्वल टू फॉल्स। एल्स की स्टेटमेंट आने की जरूरत नहीं कि पहले से हम इसमें फॉल्स कर रहे हैं इसे, ये चेक करेगा, अगर ये बराबर नहीं चेक कर ही रहा है। एल्स का स्टेटमेंट चेक कर रहा था, अगर बराबर नहीं हो वो हमने पहले ही चेंज कर दिया, ठीक है। तो अगर हम इसे अब रन कराएंगे, एक सेकेंड, मैं कंडीशन के बाद प्रिंट करना रह गया, प्रिंट कंडीशन। अब कंडीशन ट्रू हो रही है। अब जैसे मान लो मैं इसमें हल्का सा चेंज कर दे रहा हूँ, ये फॉल्स आ गया, ठीक है। हो गया, समझ में आया? हाँ, आ गया। ओके। और किसका क्या डाउट था? कोई और कुछ डाउट कर रहा था? हो गया क्लियर? आगे बढ़े सिलेबस में थोड़ा सा। ओके, ठीक है। इनपुट लेना सीखे जनरली। इनपुट ये वाला लेक्चर हुआ था, नहीं हुआ था क्या? नहीं हुआ था, नहीं हुआ, ठीक है। जरा से ये पढ़ा देता हूँ फटाफट। इनपुट जनरली ऐसे हम इनपुट, अभी ऐसे हमने अभी तो स्ट्रिंग ऐसे ऐसे ओपी में आप लोग देखते होगे तो वो या तो स्ट्रिंग डिफाइन रहते हुए किसी फंक्शन से, ठीक है। तो फंक्शन डिफाइनमेंट तो हम बाद में सिखाई देंगे कि कैसे आर्ग्यूमेंट्स को लेता है, कैसे आर्ग्यूमेंट्स को डील करता है वो, ठीक है। जनरली अगर हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं इनपुट, तो हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू इनपुट। अगर हमें कुछ भी इनपुट लेना है तो जस्ट ऐसे इनपुट लिख देंगे। अगर हमें इंटीजर्स का इनपुट लेना है तो हम जनरली क्या लिख देंगे, इंट इनपुट। जैसे कहीं लिखा हुआ है इंट इनपुट, नहीं लिखा हुआ, मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ एक्स इज इक्वल टू इंट इनपुट। अरे भाई थोड़ा सा कीबोर्ड मेरा खराब है, सॉरी, ठीक है। तो अब कुछ भी इनपुट मांगेगा, मैंने मान लो 5 इनपुट दे दिया तो वो ले लेगा। अगर मान लो मैं इसे दोबारा चलाता हूँ, 5 इनपुट नहीं देता हूँ तो एरर दे देगा, वैल्यू एरर, कि हमने इंटीजर लगाया और ई को हम इंटीजर में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। देखो हमने इनपुट लिया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये इंटीजर के लिए होता है। अगर हमें कुछ भी इनपुट देना है, स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग में बनेगा, तो हम जस्ट इनपुट लिख देंगे, ठीक है। अब हमें कुछ भी दे देंगे इसमें, ऐसे मान लो मैं कुछ भी बहुत सारी वैल्यू दे रहा हूँ तो वो ले लेगा जनरली। अगर हम इंट लगा रहे हैं तो सिर्फ इंटीजर के लिए होता है, ओके। तो अब जैसे
इन जनरली इनपुट स्टेटमेंट है, जैसे प्रिंट लिखते हैं तो वैसे इनपुट के अंदर भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे हम इनपुट के अंदर भी सेम टू सेम चीज लिख सकते हैं ब्रैकेट्स में लगा के, एंटर एनी नंबर, ठीक है। तो वो एंटर एनी नंबर के आगे अपने आप ही कोई ऐसा नंबर देंगे तो वो ले लेगा। ओके, तो इनपुट के अंदर भी लगा सकते हैं हम, और जैसे जनरली प्रिंट स्टेटमेंट भी अलग से लिख सकते हैं। ओके, अब टाइप कन्वर्जन, जैसे कल मैंने बता दिया था, किसी भी जो भी इंटीजर है जो स्ट्रिंग में है, पूरा इंटीजर स्ट्रिंग में, बस जनरली हम इंट करके लगाएंगे एक अपना फंक्शन, उसके अंदर वैल्यू डालेंगे, जिसको भी हमें कन्वर्ट करना है वो डायरेक्ट पूरा इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो str फंक्शन लगा देंगे, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, टाइप फंक्शन ये लोग इसलिए डिफाइन कर रहे हैं, टाइप मतलब वो जानने के लिए इसका टाइप क्या है, क्योंकि ऐसे मान लो 1 2 3 4 मैं लिख रहा हूँ रैपलेट में, तो वो दिखाएगा नहीं कि वो इंटीजर है या फिर स्ट्रिंग में है या इंटीजर में वैल्यू में टाइप। हाँ, कौन हैंड रेज कर रहा है? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, अब दिख रही है ना स्क्रीन, ठीक है। तो टाइप फंक्शन इसलिए होता है कि ऐसे चेक करने के लिए कि हमारा जो भी इंटीजर या मतलब वेरिएबल में जो भी वैल्यू पड़ी है वो इंटीजर में है या स्ट्रिंग में है या फिर फ्लोट में है या बुलियन में। ओके, तो टाइप फंक्शन बस इसलिए होता है। और इंट इनपुट जो मैं समझा दिया, एंटर यूजर्स ऑफ फ्लोट वैल्यू हियर, मतलब उसमें फ्लोट वैल्यू करेगा तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, अगर हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे आगे फ्लोट लिख देंगे, इंट के बदले फ्लोट लिख देंगे तो फ्लोट में आ जाएगा। और बाई जनरल मतलब ऐसे str नहीं लिखेंगे तो जनरली इंटीजर में ही होता है। अगर ऐसे मान लो मैं कहीं स्ट्रिंग में चेंज करना है तो हम ये वाला फंक्शन लगा देंगे str वाला। ओके, और बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से ही कंप्यूटर डिफाइन करके रखता है, जैसे प्रिंट स्टेटमेंट्स है, इनपुट स्टेटमेंट्स है, जैसे ये राउंड फंक्शन है, ठीक है। ये एब्सोल्यूट फंक्शन में क्या होता है, अगर हम जैसे मैथ से मॉड्यूलस लगाते हैं ना, जैसे 2 लाइन खींचते हैं उसके नंबर लिखते हैं, सेम वही काम करेगा कि उस मॉड्यूलस के अंदर हम जो भी करेंगे आएगा आंसर पॉजिटिव में, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। बस एब्सोल्यूट का भी वही काम है, उसके अंदर जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन रहेगा, कुछ भी रहेगा, वो अगर नेगेटिव में है तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। ओके, इंटीजर ये हो गया अपना पावर, मैथ्स इनपुट करके हम पावर वैल्यू को यूज कर सकते हैं पावर डिफाइन करने के लिए, वरना हम पावर के लिए जनरली भी यूज कर सकते हैं जैसे 2 एस्टेरिक्स ऑपरेटर, ठीक है, जो अपना 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जनरली दे देगा वो, ठीक है। ओके, कंडीशन जैसे अभी मैंने कल भी यूज करा था, अभी आज भी यूज कर रहा हूँ, दोबारा समझा देता हूँ मैं। इफ कंडीशन क्या होता है, इफ में हम कुछ भी कंडीशन देंगे, पहले हम सिंटेक्स जनरल सिंटेक्स देखते हैं क्या होता है। सिंटेक्स क्या होता है, हमने इफ लिखा, उसके बाद कोई कंडीशन लिखी, उसके बाद कॉलन लगा दिया, और उसके नीचे हमें उसके मतलब इफ कंडीशन ट्रू होने के बाद जो हमें स्टेटमेंट्स फॉलो करवाने हैं वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। अब देखना, हमेशा इफ के बाद जब हम कॉलन लगाएंगे तो इतना स्पेस आएगा, नहीं आएगा तो हम मतलब जनरली अच्छा आईडी में आ जाता है। जैसे कहीं कहीं ऐसे इंटरव्यूज होते हैं तो वो लोग नोटपैड में लिखाते हैं, नोटपैड में वो नहीं जानता कौन सी लैंग्वेज है, पाइथन है या जावा है, तो हमें अपने आप ही टैब प्रेस करके ये बनाना पड़ता है। जनरली आपको जब ओपीबी में मिलेगा तो वो आईडी अच्छा है, वो अपना समझता है कि पाइथन का है, तो अगर हम कॉलन लगा के एंटर मारेंगे तो अपने आप इतनी स्पेस वो दे देगा, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का उस चीज़ के लिए माइंड नहीं रखना है, लेकिन बस हमें चेक करना है, कभी हम गलती से एक बैक स्पेस मार दे तो हम इधर आ जाएंगे, तो वर्क नहीं करेगा वो इफ के अंदर, इफ के बाहर वर्क करेगा वो। और अगर पहला ही स्टेटमेंट बैक कर देंगे तो इफ ही काम नहीं करेगा। ओके, इफ का जनरल सिंटेक्स ऐसा हो गया। इसके अंदर क्या होता है, ये होती है कंडीशन वाला पार्ट। ये कंडीशन यहाँ पे हम कुछ भी कंडीशन लगाए, जैसे यहाँ लगी x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब x में जो भी नंबर है अगर वो 0 से बड़ा है तो इफ कंडीशन चलेगी, नहीं है तो कंडीशन नहीं चलेगी। ओके, तो अब ये देखो x ग्रेटर देन 0 जो है ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा ही करेगा, ठीक है। जो जब भी जैसे हमारा डबल इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन या लेस देन, ऐसे करके ये हमारे ऑपरेशंस जो है ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करते हैं। रिटर्न करके इफ को देंगे, इफ चेक करेगा क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, जैसा भी होगा प्रोसीड करेगा, ट्रू है तो आगे प्रोसीड करेगा, फॉल्स है तो कंडीशन के दूसरे वाले पार्ट पे जाएगा, एल्स वाले पार्ट पे जाएगा, एल्स नहीं तो नीचे जो भी लाइन है उससे कंटिन्यू करेगा। ओके, ये भी कह रहा है कि ये कंडीशन वाला पार्ट है, ये इफ ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। और ये इंडेंटेशन है जो हम बीच में स्पेस देते हैं, और ये इफ के अंदर की बॉडी है। ओके, द कंट्रोल फ्लो ऑफ द इफ स्टेटमेंट एज द फॉलो चार्ट इज गिवन बिलो। ओके, इफ कंडीशन है या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या, ये कंडीशन क्या देगी, या तो ट्रू देगी या तो फॉल्स देगी। अगर ट्रू हुआ तो बॉडी में काम, जो भी बॉडी में चलेगा और एग्जिट कर देगा वो, अगर फॉल्स है तो पहले ही एग्जिट कर देगा वो चलेगा ही नहीं, अंदर की बॉडी चलेगी नहीं। ओके ओके, अब देखो इसने क्या करा है, x की वैल्यू 1 दी है, तो अभी चेक करेगा क्या 1 ग्रेटर देन 0 है,
हाँ ग्रेटर देन 0 है तो वो प्रिंट कर देगा। अच्छा ये प्रिंट आउटसाइड लगा इफ के, ठीक है, तो ये तो हमेशा चलेगा ही चलेगा, चाहे इफ चले चाहे इफ नहीं चले, ये तो हमेशा ही चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ -1 है, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो अंदर वाली नहीं चलेगी, बाहर वाली तो हमेशा चली रही थी, बाहर वाली चलेगी। ओके, इफ एल्स मैं अभी समझा के चुका हूँ, दोबारा समझा दे रहा हूँ। इफ एल्स में क्या होता है, अच्छा इफ एल्स आगे बताएंगे, ठीक है, पहले हम एल्स पढ़ लेते हैं दोबारा, ठीक है। अच्छा इफ वो एलिफ है, सॉरी ये एल्स है। तो इफ हमने लगाया, अगर इफ चला तो इफ के अंदर का चलेगा, एल्स का नहीं चलेगा। अगर इफ नहीं चला तो एल्स के अंदर की बॉडी चलेगी। जनरल सी बात है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं या तो ये करो या तो वो करो, या फिर एक स्टेटमेंट है तो डू और डाई, ठीक है, उसी टाइप का इफ और एल्स, या तो इफ चलेगा या तो एल्स चलेगा। अगर इफ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा, अगर इफ नहीं चला तो एल्स चलेगा। ओके, बहुत इजी सी थिंग है, बस हमें एल्स के आगे भी अपने जनरल सिंटेक्स में अपने को कॉलन लगाना है और उसके नीचे काम स्टार्ट कर देना है। ओके, इफ कंडीशन में ऐसी है, ट्रू होगी तो उसके अंदर का बॉडी चलेगी, एग्जिट मार देगा। फॉल्स होगी तो एल्स के अंदर की बॉडी, अंदर भी स्टेटमेंट्स है वो चलेंगे, फिर वो एग्जिट मारेगा। ओके हाँ, ये अब आया एलिफ हमारा। जैसे इफ लग गया, एलिफ लग गया, एल्स लग गया। देखो अगर हम इफ के बाद, जैसे मान लो हमें बहुत सारी कंडीशंस चेक करनी है एक चीज के लिए, ठीक है, तो हम लगाएंगे पहले इफ लगाएंगे, ठीक है। अगर ऐसे मान लो कि हमें चेक करना है, ऐसे कोई क्वेश्चन अगर मैं एग्जांपल बताऊं, हाँ जैसे मान लो मेरे पास एक मेरे को स्ट्रिंग दे रहे हैं, मुझे चेक करना है क्या वो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ठीक है, तो मुझे चेक करना है क्या वो लैपटॉप है या फिर मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बोला तो कोई भी स्मार्ट डिवाइस इलेक्ट्रिकल, जैसे लैपटॉप हो गया, अपना मोबाइल हो गया या टेलीविजन हो गया, इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं। तो हम क्या लगाएंगे, ऐसे इफ लगाएंगे, इफ स्ट्रिंग डबल इक्वल टू टेलीविजन, प्रिंट टेलीविजन, मतलब या फिर प्रिंट कुछ और जो भी कोड होगा वो प्रिंट करना होगा, ठीक है। जस्ट कंडीशन को समझो आप लोग। ओके, इफ हो गया, और उसके बाद अगर हम वो चलाएंगे, ऐसे दोबारा किसी चीज के स्मार्टफोन देखना, इफ लगाएंगे दोबारा, फिर इफ लगाएंगे, तो ऐसे क्या होगा, अगर एक इफ लगाएंगे उसके बाद एक इफ चल गया, उसके बाद भी दोबारा सारे इफ चलेंगे, ठीक है। लेकिन हमें करना है सिर्फ एक वैल्यू चेक करनी है, वो वैल्यू अगर जैसी चेक हो जाएगी तो हम चाहते हैं कि वो उसको रिपीट ना करे, ठीक है, तो इसलिए हम लगाते हैं एलिफ। ऐसे इफ चलेगा, अगर इफ नहीं चला तो एलिफ में कंडीशन चेक करेगा, ठीक है, एलिफ में कंडीशन चेक करी, एलिफ में कंडीशन नहीं चलेगी तो एल्स में चलेगी, ठीक है। अगर ऐसे इफ चल गया तो ये एलिफ नहीं चलेगा। अगर हम इसके नीचे इफ लिखते तो इफ भी दोबारा चलता, मतलब इफ लिखा हुआ है तो कंडीशन वो दोबारा चेक करेगा ही करेगा। एलिफ लिखा हुआ है तो वो देखेगा क्या पिछले वाले इफ की कंडीशन चेक हुई है, अगर वो ट्रू हुई है तो एलिफ नहीं चलेगा, वो कोड पूरा ब्रेक कर जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। ये जनरली इसलिए होता है कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचाने के। जैसे अभी आप लोग आगे पीडीएसए में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ोगे, तो जस्ट कोड में हम कितनी टाइम मतलब हमारा कोड कितना टाइम खा रहा है, जैसे मान लो बहुत सारे इफ लगा दिए हमने, तो बहुत सारा टाइम हर इफ को चेक करेगा, उस चेक में टाइम लेगा तो टाइम बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, ठीक है। अगर हमने बीच में एलिफ्स लगा दिए बहुत सारे, तो क्या होगा, अगर कोई भी एलिफ चल गया या कोई भी इफ चल गया, मान लो 10 कंडीशंस लगाई हमने, एक इफ है एक एल्स है, बाकी 8 एलिफ लगाए हैं हमने, ठीक है, तो क्या करेगा, मान लो 5th नंबर का एलिफ चेक हुआ, ठीक है, तो जैसे ही 5th नंबर का एलिफ ट्रू हो जाएगा, मतलब उसके अंदर की बॉडी रन कर जाएगी, वो बाकी के जो 5 एलिमेंट्स है वो रन करेंगे नहीं, डायरेक्ट लूप से बाहर आ जाएगा। अगर मान लो मैंने 9 इफ लगाए, एक एल्स लगाया, तो मान लो मेरा 5th नंबर का भी ट्रू हो गया, तो 6th 7th 8th 10th वाला इफ भी वो चेक करेगा, ठीक है। जस्ट इसलिए एलिफ हम यूज करते हैं। ओके, देखो ये भी यही बोल रहा है कि इफ कंडीशन है, अगर ट्रू हो गया तो उसकी बॉडी चलेगी और कोड बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर फॉल्स हुआ तो एलिफ को चेक करेगा, अगर एलिफ ट्रू हुआ तो उसकी बॉडी का चलेगा, अगर फॉल्स हो तो एल्स वाली बॉडी का चल जाएगा। ओके, नेस्टेड कंडीशन स्टेटमेंट्स। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, एक इफ है, अगर मान लो हम चेक करते हैं सेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है, तो इफ x स्मॉलर देन y, अब वो जैसे x y से स्मॉलर है, ठीक है, अब लेकिन z के लिए भी चेक करना है, तो उसके अंदर एक और इफ लगा देंगे। जैसे वही हो गया ना, इफ के अंदर हमने इफ लगा दिया तो वो नेस्टेड स्टेटमेंट्स कहला दिया, while के अंदर हमने while लगा दिया, नेस्टेड while कहला दिया, for के अंदर for लगा दिया, नेस्टेड for लूप कहलाएगा। नेस्टेड मतलब एक चीज के अंदर, जैसे हमने मान लो घर के अंदर एक घर बना दिया, ठीक है, तो बस वही हो गया कि हमने एक लूप के अंदर एक और लूप बना दिया। तो अब जैसे ये तो इफ कंडीशन है, ठीक है, ये तो नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स है। जैसे मैं लूप्स पढ़ाऊंगा, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हम ऐसे एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगा देंगे तो उसे नेस्टेड लूप कह देंगे, ठीक है। वैसे ही है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के, नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट कि एक कंडीशन के दूसरी कंडीशन लगा दी तो वो नेस्टेड कहला गई, ठीक है। बहुत ईजी है, बस ये सब चीजें जनरली समझनी है, आपको प्रैक्टिस करना है। देखो कॉन्सेप्ट तो बिल्ड हो जाता है, कुछ लोग को कॉन्सेप्ट बिल्ड होने में दिक्कत हो, लेकिन मेजर लोगों का क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है लेकिन डरते हैं क्वेश्चन करने से कि क्वेश्चन करेंगे कैसे, गलत हो जाता है तो डर जाते हैं कि हमसे नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। बस वही नहीं करनी, जो इंसान वो नहीं करेगा उसे अच्छे से आ जाएगा, मार्क्स भी अच्छे से आ जाएंगे एग्जाम में, और जो कॉन्सेप्ट है उस अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे कभी आप लोग ने ऐसे, अगर मैं आप लोग को बताऊं,
मैं आप लोग को ऑनलाइन बैठ के कार या बाइक चलाना सिखा रहा हूँ, तो आप लोग को नहीं आएगा कार या बाइक चलाना, नहीं सीख पाओगे। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर मैं आप लोग को कहूँ कि आप ड्राइविंग सीट पे बैठो, थोड़ा थोड़ा चलाओ, मतलब पहले आराम से ट्राई करो, ये थोड़ी है आराम से एकदम मेन रोड पे चलाओगे, पहले खाली ग्राउंड में चलाओगे, ऐसे बहुत लोगों ने सीखी होगी, पहले खाली ग्राउंड पे चलाई होगी, फिर छोटे छोटे रोड पे कैसे करते करते आप लोग मेन रोड पे आए होगे, ठीक है। तो बस उसी टाइप का है कि हमें पहले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो हम कभी यूज नहीं कर पाएंगे इसे, ठीक है। तो जब भी जो भी ये चीज़ सिखाएं, इसमें आज ये टॉपिक्स पढ़ाएं, ठीक है। ये जो नॉर्मल ये वेबसाइट है हमारी, वेबसाइट तो नॉर्मली आप लोग को नोट्स में अवेलेबल होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो डाउट आके अगली क्लास में मुझसे पूछना है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर डाउट नहीं आ रहा है तो बस चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस उठाने अपने पीपीए जीआरपीए ऐसे। जैसे आज का अपना होमवर्क जो भी रहेगा, तो उसमें क्या है, अपने वीक 2-3 के, जैसे आज ये 2 पूरा कर देंगे हम, तो वीक 2 के आपको पीपीए जीआरपी सब लगाने, कोई भी डाउट हो आके मुझसे क्लास में पूछना है, जैसे अभी और लोग पूछते हैं तो वैसे ही आप सबको पूछना है, ठीक है। अब हम डिफाइन वेरिएबल इनसाइड इफ, ठीक है। अब इफ के अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं वेरिएबल, इफ x ग्रेटर x मॉड्यूल 5 डबल इक्वल टू 0, अगर x 5 से डिविजिबल है तो आउटपुट में वैल्यू आ जाएगी, तो नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अगर यहाँ ऐसा नहीं होता है तो ये नेम एरर, मतलब डिफाइन कर देगा कि आउटपुट नाम की कोई चीज़ डिफाइन ही नहीं। अगर इफ चला तो ये सेम टू सेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अगर इफ नहीं चला तो कह देगा कि ये चीज़ डिफाइंड ही नहीं, आउटपुट डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो अगर इफ के अंदर डिफाइन करें तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अगर इफ नहीं चला तो या तो हमें एल्स स्टेटमेंट में उसको डिफाइन करना पड़ेगा, या उसे बाहर डिफाइन कर देते हैं खाली स्ट्रिंग के नाम पे। अगर खाली स्ट्रिंग के नाम पे डिफाइन कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर हम प्रिंट करेंगे तो खाली स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। अगर हम उसे डिफाइन ही नहीं करेंगे, पहले इफ के अंदर ही डिफाइन कर रहे हैं और इफ नहीं चला तो वो एरर दे देगा, वो बताएगा कि डिफाइन ही नहीं है हमारा आउटपुट। ओके, ये कोई डाउट यहाँ तक? एनीवन? नहीं 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 नहीं, समझ गया समझ नो गया। सर, नो सर। ओके ओके, मुझे बस चलो बड़ी बीच में वो नेस्टेड का इशू आता था पहले, अब वो अच्छे से समझा दिया तुमने। समझ गए ना? ओके, हाँ हाँ। ठीक है। लाइब्रेरी
ठीक है, ओके, आया समझ में? कोई डाउट? नो सर। नहीं नहीं नहीं। ओके ओके। फॉर लूप है, फॉर लूप डिफाइंड रेंज के लिए चलता है। ऐसे वाइल लूप में कोई रेंज नहीं होती है, जब तक कंडीशन ट्रू तब तक चलता रहेगा। फॉर लूप में बस हम एक रेंज दे देते हैं, उस रेंज तक चलता है। जैसे हम ले देते हैं फॉर आई इन रेंज 5, ठीक है। अब अच्छा ये चीज़ याद रखना, जैसे हम स्लाइसिंग में कर रहा था आखिरी वाले में एक माइनस करना पड़ता है, सेम वैसी फॉर लूप में भी आखिरी में एक माइनस करना पड़ता है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट करता है। देखो यहाँ पे फॉर आई इन रेंज 5 तक है, तो प्रिंट आई कर रहा है। अब देखो आई क्या है, आई की सबसे पहली वैल्यू आएगी 0, आई में वैल्यू आएगी 0, वो प्रिंट करेगा। फिर दोबारा लूप में गया ऊपर से लेके, ठीक है, फिर वो 1, उसको आई को इंक्रीमेंट कर देगा 1 के साथ। जनरली ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इंक्रीमेंट एक एक करके ही करता है, ठीक है। हम उसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, लेकिन वो हमें वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले समझते हैं वर्क कैसे करता है। देखो फॉर आई इन रेंज अगर हमने 5 से ला रहे हैं तो पहले 0 से वैल्यू आएगी, ठीक है। 0 से लेके 5 - 1 4 तक चलेगी। जैसे हमारे स्लाइसिंग में हो रहा था कि एक -1 करना है, वैसे ही सेम इसमें रेंज में वर्क करता है। तो हमने यहाँ पे 0 लिखा, फिर अब आई की वैल्यू दोबारा ऐड हुई, यहाँ पे जाके 1 बढ़ गई, ठीक है। फिर वो आई को प्रिंट करेगा, ऐसे करते करते 0 1 2 3 4। अब क्योंकि ये चलता 5 - n, ऐसे मान लो इसके अंदर जो भी डिजिट है उसके -1 तक चलता है वो, तो 4 तक चलेगा, उसके बाद चलेगा नहीं। लेकिन ये प्रिंट 5 वैल्यूज कर रहा है, ठीक है। जैसे हमारे इंडेक्सिंग में होता है 0 से लेके 5 बता चुका हूँ, उसी टाइप का। देखो ये सीक्वेंस है, ये लूप वेरिएबल है जिसको हम यूज कर रहे हैं वेरिएबल को काम करने के लिए। ये फॉर लूप उसका इंडेंटेशन है, ये उसके अंदर की बॉडी हो गई, ठीक है। रेंज फंक्शन है, उसके अंदर तब जैसे 10 से लेके 100 तक देंगे तो 10 से लेके 99 तक चलेगा ये। अब देखो मैंने बताया था ना कि बाय डिफॉल्ट वो 1 1 ऐड करता है, ठीक है। ऐसे यहाँ भी बाय डिफॉल्ट क्या है, हमने कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ 5 लिखा है, तो 1 1 1 ऐड करता है। अगर हम यहाँ पे कहाँ गया वो, हाँ, अगर हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, ऐसे जैसे पहला जो भी होता है वो होता है स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग नंबर, ठीक है। दूसरा क्या होता है स्टार्टिंग नंबर -1, सॉरी एंडिंग नंबर -1। और तीसरा हम जो भी इंटीजर देंगे वो इंटीजर होता है कितने स्किप करना है। ऐसे बाय डिफॉल्ट एक आगे बढ़ता है, ये 2 2 आगे बढ़ेगा, बीच में एक स्किप करता जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम करेंगे तो क्या देगा 10 फिर 12, बीच में एक स्किप कर रहा है, मतलब हमें एक एलिमेंट स्किप कर चलना है। बाय डिफॉल्ट वो अलग अलग एलिमेंट चलता है, इसमें हर सेकंड एलिमेंट चल रहा है, ठीक है। तो 10 फिर फर्स्ट एलिमेंट 11 फिर इसका सेकंड एलिमेंट 12 था क्या। अब क्योंकि सेकंड एलिमेंट चल रहा है 12 कर सकते हैं, तो ऐसे हम 5 4 कितने भी लगा सकते हैं यहाँ पे, जब तक की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब जैसे ये अगर हमें चीज़ों को उल्टा चलाना है तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ बड़ा वाला लिख देंगे, यहाँ छोटा वाला नंबर लिख देंगे और उसके माइनस में लिख देंगे। देखो अगर यहाँ पे मान लो एक ही चलाना है तो -1 लिखना पड़ेगा हमें। कंप्यूटर को नहीं मालूम कि हमने बड़ा वाला स्टार्टिंग इंडेक्स हमने बड़े लिख दिया और एंडिंग इंडेक्स छोटी लिख दिया। कंप्यूटर को नाम डिसेंडिंग में लिखना है, तो इसलिए हम -1 बार चलाएंगे, ठीक है। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, इसमें लगा देता हूँ फॉर आई इन रेंज, मान लो 100 से लेके मैं चलाऊँगा 50 तक, ठीक है। तो मैं -1 करूँगा, ठीक है। अगर मैं -1 नहीं करूँगा तो दिखाऊंगा आप लोग को। प्रिंट आई, देखो चला 51 तक, ठीक है। हमने यहाँ नंबर दिया 51 तक, 51 में एक और नंबर ऐड कर देगा वो, मतलब क्योंकि रिवर्स में चल रहा है इसलिए ऐड होगा, ठीक है। तो 51 तक चल रहा है, देखो, ठीक है। 100 से लेके 51 तक। अगर मैं यहाँ पे देखो -1 नहीं लगाता हूँ, कुछ नहीं चला, देखो चला नहीं चला, इसलिए वो एरर हो गया, मतलब चला ही नहीं, लूप प्रिंट ही नहीं हुआ, बात खत्म हो गई। एरर नहीं आया लेकिन लूप नहीं चला, ठीक है। अगर मैं -2 लगाऊंगा तो 2 2 करके स्किप करेगा वो, 10 98 96 ऐसे करते करते 52 तक जाएगा, ओके। अब हम आते हैं अपने अगले उस पर, ठीक है। ये फ्लोट है, फ्लोट में रेंज चलेगा नहीं तो दिक्कत दे देगा वो, ठीक है। फॉर कैर इन वर्ड, ठीक है। वर्ड ये है, फॉर कैर इन वर्ड से होगा हम स्ट्रिंग को भी इटरेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ रेंज कर रहे थे ना, यहाँ पे हम जैसे कहेंगे रेंज, जैसे रेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें स्ट्रिंग को स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर चाहिए तो हम क्या कर देंगे, बस उस जैसे रेंज के बदले वो वर्ड लिख देंगे जो भी हमें स्ट्रिंग चाहिए। जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे करा के आप लोग को, जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, एक्स स्ट्रिंग बना दी मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, ठीक है, वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ फॉर आई इन एक्स प्रिंट आई, देखो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर आई इन एक्स, मतलब एक्स जो स्ट्रिंग है उसका एक एक एलिमेंट आई में जाएगा और अगले स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं उस एक एलिमेंट को, तो वो प्रिंट कर देगा। तो ऐसे हेलो स्पेस, स्पेस भी था क्योंकि बीच में, और वर्ड, ऐसा मतलब स्ट्रिंग के अंदर भी इटरेट कर सकते हैं हम, ठीक है, ओके, ठीक है। फिर यहाँ तक डाउट किसी को कुछ भी? नो सर।
नो सर। ओके, आगे पढ़े या फिर किसी को मतलब क्विज, अपने सब लोग क्विज का तैयारी करना है तो वो करें? बताओ, आप लोग पे डिपेंड करता है सब। क्विज तक की भी पढ़ाई कर लेते हैं हम लोग। एक टास्क आप होमवर्क दे दीजिए हमें, हम हाँ homework देखो, मैं करते हैं। होमवर्क बस यही है, देखो वीक 3 हमने स्टार्ट कर दिया है, तो मैं आप लोग से मतलब ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग वीक 1 2 3 तक के कल या परसों तक सारे जीआरपीएस सारे पीपीएस कंप्लीट कर लें, क्योंकि मैं देखो मैं रिवीजन में कराऊंगा वो जिसमें सबसे ज्यादा डाउट्स रहेंगे या जो लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगेगा। अब जो इजी है सब लोग कर ही रहे हैं, तो वो मैं क्यों कराऊंगा, टाइम वेस्ट होगा सबका। मतलब अगर डिमांड होगी तो मैं करा दूंगा, लेकिन आप लोग को प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी, ओपीपी में आप लोग को खुद ही लिखना पड़ेगा, वो भी एक लिमिटेड टाइम और एनवायरनमेंट में, ठीक है, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम रहता है ओपीपी में क्वेश्चन करने के लिए, और टेस्ट केसेस होते हैं, वो प्राइवेट टेस्ट केसेस होते हैं, वो सब पास करने होते हैं। तो आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। तो बस होमवर्क यही है, अपने पीपीए जीआरपीए और एंट्रम के लिए अपने जीए वगैरह जो नॉर्मल ग्रेडेड असाइनमेंट्स हो वो सब आपको करने हैं, ठीक है। वीक 1 2 3 सब तक के करो, और अगर आगे तक भी हो रहे हैं तो बेस्ट है, और कोशिश करो कि लेक्चर भी ले लो, लेक्चर्स में भी अच्छा समझाया है, ठीक है। ओके, ओके डाउट किसी को ओके। कुछ? बाकी लोग कोई कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, सब शांति से आके बैठ जाते हैं यहाँ तो। नहीं, इट्स ओके। ओके, हाँ तो ठीक है। ओके ओके, सर। तो आज की क्लास हम ये एंड कर देना है, कल के स्टूडेंट्स तैयारी कर लेंगे सब लोग, ठीक है। ओके सर। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक गाइस। थैंक यू सर।